नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रयास सफलता के द्वार पर। दोस्तों, मैं आज एक थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और यह एक विशेष मुद्दा है जो कि मूल विधि के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, बेहद ही ज़रूरी है, चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब समझते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में, जो हमने पिछली क्लास में समझा था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में इसकी भूमिका का वर्णन कर दिया था। क्या किया था? इसकी भूमिका का वर्णन जो है वो कर दिया था। क्या किया था? हमने बताया था कि इसमें क्या हुआ कि भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार उसमें अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। राइट टू क्या है उसमें? अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण के साथ जीवन जीने का अधिकार। राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट क्या है? राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ जीने का अधिकार दिया गया। और यही नहीं बल्कि डीपीएसपी में भाग 4, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए हुए हैं, जिसमें इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 48 ए में जो यह कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है, राज्य को यह करना चाहिए पर्यावरण का संरक्षण, और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया। यही नहीं भाग 4 क में अनुच्छेद 51 जी, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 51 ए, वो अनुच्छेद 51 में अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 51। किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 51 ए का जो जी पॉइंट है, यानी कि 7वां जो कर्तव्य है, कुल मिला के इसमें 11 कर्तव्य दिए गए हैं। 7वां कर्तव्य में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत अपने देश में पर्यावरण का संरक्षण करे। और शुरुआत से कुछ देशों में जिसने पर्यावरण का संरक्षण संवैधानिक तौर पर सरकार ने लागू किया था, वहाँ से चीज़ें ली गई हैं। अब आगे चलें, इससे आगे की चीज़ें समझते हैं क्या चीज़ें हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही दमदार तरीके से। ठीक है, तो अब क्या हुआ था इसमें कि इसमें बताया गया था आगे कि मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 14 जून 1900 कब हुआ था? 1972 को। कब हुआ था? 14 जून 1972 को। 14 जून 1972 14 जून 1972 को स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। और इस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का कार्यक्रम 5 जून 1972 को आया। ठीक है, 5 जून 1972 को शुरू हुआ था और 14 जून 1972 को मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ। हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आया था, जिसमें 26 बिंदु पर चर्चा की गई थी और फर्स्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स आया था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विधि। केवल यही नहीं आया, बल्कि यदि बात करें अब हम, तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 भी आया। क्या आया? जल प्रदूषण एवं निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 आया। इन सब अधिनियमों के होने के बावजूद भी क्या हुआ था? इन सब अधिनियमों के होने के बावजूद भी चीज़ें सही नहीं हुई और 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हो गई। ठीक है, तो इसमें कैसे हुई थी? एक आपकी क्या नाम है उसका, एक कंपनी थी जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी। इसमें 2-3 दिसंबर की रात, क्या है, 2-3 दिसंबर की रात 1984 में जो है गैस का रिसाव हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड का। यह कंपनी जो आपकी यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, ये यूनियन कार्बाइड कंपनी एक जहरीले पदार्थों का निर्माण करती है। किसके? जहरीले पदार्थों का निर्माण करती थी। और यहाँ से MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हो गया, जिससे कि हज़ारों लोगों की मौतें हुई। आज भी भोपाल में जो लोग का जन्म होता है, अधिकांश लोग उसमें अपंग और शारीरिक रूप से, मतलब कि शारीरिक रूप से अपंग लोग ही पैदा होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें यदि हम लोग, इसमें जो है क्या हुआ था, किस एक्ट के तहत इसे लागू किया गया? तो आर्टिकल 253,
किसके तहत, आर्टिकल 253 के तहत लागू किया गया था। इस तहत सारी चीज़ें बताई जा चुकी है, केवल रिवीजन के तौर पे हो रहा है, ठीक है। अब यदि हम लोग आगे की ओर बढ़ें, चीज़ें हो चुकी हैं कि तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, चीज़ें हो चुकी हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हमने बताया था कि अध्याय 4 हैं और धारा कितनी है, धारा 26 है, 26 धारा हैं, अध्याय 4 हैं, 26 धारा हैं और अध्याय 4 हैं। इसमें कितने हैं, 26 धारा और अध्याय 4 हैं, 26 धारा अध्याय 4 हैं इसमें। और इसमें पहला अध्याय जो है, फर्स्ट अध्याय की यदि हम बात करें, पहले अध्याय की फर्स्ट चैप्टर की, तो इसमें 1 और 2 धारा है। कितनी, 2 धाराएं हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें पहले में क्या दिया गया है, पहले में जो है वो प्रिलिमिनरी है, प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक, इसमें दिए गए हैं नाम, विस्तार और कब इसका गठन किया गया। और दूसरे में जो है इसमें जो है परिभाषाएं दी गई हैं। क्या की गई हैं, दूसरी धारा में परिभाषाएं दी गई हैं, ठीक है, दूसरे में परिभाषाएं दी गई हैं। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें आगे, तो अध्याय 2, अध्याय 2 में जो है वो, अध्याय 2 जो है वो कितने से कितना है, तो 3 से 6, अध्याय 2 3 से 6 तक संबंधित है। अध्याय 3 जो है वो केंद्र सरकार का साधारण शक्तियाँ हैं, जो कि धारा जो है इसमें आपकी 7 से 17 है। क्या हैं, 7 से 17, 7 से 17 तक हैं। और इसमें क्या, नियंत्रण एवं निवारण एवं नियंत्रण का तथा जो है उपशमन का बात की गई है। और अध्याय जो 4 है, 4 अध्याय हैं, तो अध्याय जो 4 है, अध्याय 4 में लास्ट अध्याय, इसमें 18 से 26 धाराओं का वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, आई होप सो। अब नेक्स्ट सिरे से हम लोग शुरू करते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की यदि हम बात करें तो अब इसका उद्देश्य क्या था। कोई भी एक्ट लाया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, राइट। तो उसके नीचे उद्देश्य होता है। तो इसमें क्या उद्देश्य था, तो इसके 2 उद्देश्य थे। कितने उद्देश्य थे, 2। पहला नंबर जो उद्देश्य है वो है पर्यावरण का संरक्षण व सुधार। क्या है, पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये पहला नंबर है। पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार पहला नंबर है। और दूसरा जो है, यहीं पे दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरा जो कहता है वो कहता है कि मानव, अन्य जीवित प्राणी, पादप और संपत्ति को हानि से निवारण करना, उसकी हानि न होने पाए। मानव है, अन्य प्राणी हैं, है ना, अन्य जीवित प्राणी है, पादप हैं, और संपत्ति को हानि से निवारण। संपत्ति को हानि से निवारण का मतलब है संपत्ति को हानि से बचाना, संपत्ति को हानि से बचाना, संपत्ति को हानि से बचाना, ठीक है, संपत्ति को हानि से बचाना। अब अगले यदि हम बात करें तो ये चीज़ें थी कि क्या क्या था, जस्ट अ मिनट, क्या क्या चीज़ें थी, देखिए। उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। इसका उद्देश्य 2 उद्देश्य, एक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, और दूसरा उद्देश्य जो है वो यह है कि मानव, प्राणी, जीवित प्राणी और संपत्ति को हानि से बचाना, उसका निवारण जो है वो करना, ठीक है। तो कोई भी अधिनियम आता है, जब कोई भी अधिनियम, तो उसके पीछे जो है कुछ ना कुछ जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें से कोई ना कोई चीज़ें निकल कर आती हैं। तो एक केस आया था 2004 में। कब आया था, 2004 में एक केस आया था जिसका नाम है हलार उत्कर्ष समिति वर्सेस इसार ऑयल लिमिटेड। क्या है, हलार उत्कर्ष समिति, हलार उत्कर्ष समिति वर्सेस, क्या नाम था उसका, आपका लिखिएगा एसार ऑयल लिमिटेड, एसार ऑयल लिमिटेड 2004 में आया था, ठीक है, 4 में आया था। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कही क्या गई हैं चीज़ें, उसको समझेंगे।
इसमें क्या कही चीज़ें वो समझेंगे। इसमें क्या है, किसी भी पर्यावरण विधि का उद्देश्य जो होता है, किसी भी पर्यावरण विधि का जो उद्देश्य होता है वो विकास व पर्यावरण में समन्वय स्थापित करना होता है। क्या होता है, इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, किसी भी पर्यावरण का उद्देश्य, किसी भी पर्यावरण का उद्देश्य, किसी भी पर्यावरण का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी पर्यावरण का उद्देश्य, किसी भी पर्यावरण का उद्देश्य विकास एवं किसी भी पर्यावरण का उद्देश्य विकास एवं किसी पर्यावरण का उद्देश्य विकास एवं पर्यावरण में विकास एवं पर्यावरण में समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करना, पर्यावरण में क्या करना, समन्वय स्थापित करना। किसी भी पर्यावरण विधि का उद्देश्य विकास व पर्यावरण में समन्वय स्थापित करना होता है। ठीक है, किसी पर्यावरण विधि का जो उद्देश्य होता है वो विकास व पर्यावरण में क्या होता है, समन्वय स्थापित करना होता है। अब हम लोग चलते हैं क्या चीज़, अध्याय 1 फर्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि 2 धाराएं की गई हैं। धारा कितनी है इसमें धारा 2 है। सेक्शन 1 एंड 2 1 एंड 2, सेक्शन 1 एंड 2, 1 और 2 धारा हैं इसमें। 1 और 2 धारा हैं। ठीक है, 1 और 2 धाराएं दी हुई हैं। तो इसमें धारा 1 में क्या है, धारा 1 में 3 चीज़ें बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं, 3 चीज़ें। पहली चीज़ जो है वो क्या है कि इसमें नाम, इस एक्ट का नाम पहला, और दूसरा है पहला एक्ट का नाम, तो एक्ट के नाम, दूसरा आपका हो जाएगा विस्तार, और तीसरा है आपका लागू करने की तिथि। ठीक है, तो नाम में क्या है, देखिए नाम तो पता ही, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 नोट कर लेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, तो ये, और दूसरा जो है प्रश्न है कि विस्तार। पहला तो उद्देश्य ये हुआ, मतलब कि धारा 1 में 3 चीज़ें कही गई ना, मतलब एक नाम, दूसरा विस्तार, तीसरा लागू होने की तिथि। तो पहला नाम है तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये हो गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हुआ। अब दूसरी जो बात है वो क्या है, दूसरा है आपका विस्तार कहाँ है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो होल भारत, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। संपूर्ण भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का विस्तार है संपूर्ण भारत में। और लागू होने की तिथि यदि बात करें, लागू होने की तिथि, कब ये लागू हुआ, तीसरा है कि कब लागू हुआ। तीसरा क्या है, कब लागू हुआ, लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 19 नवंबर 1986 को। 19 नवंबर 1986 को यह लागू हुआ था। ठीक है, तो धारा 1 में क्या क्या चीज़ें बताई गई, धारा 1 में बताया गया क्या क्या, कि धारा 1 में पहली बात ये बताई गई है कि इसमें इसका नाम क्या है, तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, विस्तार कहाँ तक है, संपूर्ण भारत में है। तीसरा लागू होने की तिथि तो 19 नवंबर 1986। ठीक है, 19 नवंबर 1986 में इसका विस्तार, इसका गठन किया गया। उसके बाद धारा 2 की यदि हम बात करें तो धारा 2 जो है वो पर्यावरण की परिभाषा, इस धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2 में परिभाषाएं, धारा 2 की यदि हम बात करें, धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं दी गई हैं, परिभाषा दी गई है, परिभाषा, धारा 2 में परिभाषा दी गई है, धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, धारा 2 में परिभाषाएं दी गई। किसकी परिभाषा दी गई है, पर्यावरण की परिभाषा दी गई है, पर्यावरण की परिभाषा दी गई है, पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। धारा 2 में पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। और कहा गया है पर्यावरण को क्या, पर्यावरण मतलब परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, पर्यावरण, यानी कि हमारे चारों ओर से घिरे हुए प्राकृतिक परिवेश को पर्यावरण कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के चारों तरफ घिरे हुए प्राकृतिक परिवेश को पर्यावरण कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य के चारों ओर, मतलब कि चारों ओर घिरे
घिरे हुए प्राकृतिक परिवेश को पर्यावरण कहा जाता है। जैसे सूक्ष्म जीव, पादप आदि। सजीव और निर्जीव में भूमि, जमीन, पानी, वायु। सजीव में क्या आ जाएगा? सजीव में आ जाएगा, देखिए, सजीव में सूक्ष्म जीव क्या आ जाएगा? सूक्ष्म जीव, मानव, पादप आदि। ठीक है, मानव, पादप आदि ये आ जाएंगे। अगले की बात करें हम लोग तो निर्जीव परिवेश। दूसरा क्या है? निर्जीव परिवेश। पहला है सजीव परिवेश, दूसरा है निर्जीव। तो निर्जीव की यदि हम बात करें, निर्जीव परिवेश या तत्व, निर्जीव परिवेश या इसी को बोला जाता है क्या चीज़? तत्व। निर्जीव परिवेश या तत्व की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? तो इसमें जो है पहली चीज़ तो हो जाएगी आप नंबर 1 भूमि, या इसी को बोला जाता है बाबू जमीन। क्या बोला जाता है? जमीन बोला जाता है बच्चा। भूमि या जमीन बोला जाता है। और दूसरा जो है वो पानी है। क्या है? दूसरा पानी है। और तीसरा आपकी वायु है। क्या है? वायु। भूमि, जमीन और भूमि या जमीन और पानी तथा वायु। भूमि, जमीन, पानी तथा वायु, 3 चीज़ें हैं। भूमि है, पानी है और वायु है, 3 चीज़ें निर्जीव में। और सजीव में क्या है? पर्यावरण। सजीव में क्या है? सजीव में आपके सूक्ष्म जीव, मानव, पादप आदि। ये जो धारा थी, देखिए ये जो धारा है आपकी, ये जो धारा है, यदि इसकी धारा की बात करें हम लोग तो ये आपकी धारा 2 हम लोग चल रहे हैं ना। धारा 2 में पर्यावरण दी गई, पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। और धारा 2 की ए में बताया गया है कि पर्यावरण परिभाषा दी गई है। तो परिभाषाएं दी गई, तो पर्यावरण की परिभाषा धारा 2A में दी गई है। तो 2A में सजीव, सूक्ष्म, मानव, पादप आदि के बारे में बताया गया। और निर्जीव की यदि हम बात करेंगे तो निर्जीव में भूमि, पानी और वायु के विषय में बताया गया है। ये सारी चीज़ें जो है निर्जीव में पर्यावरण है, और सजीव में क्या है? मानव। तो यदि हम इसे नोट करना चाहें तो क्या हो जाएगा कि वायु, जल, भूमि का मानव एवं अन्य जीवित प्राणियों, पादप, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति पर प्रभाव। ठीक है। अब धारा 2 धारा 2 क्या कहती है? धारा 2 का बी, धारा 2 का ये हो गया, धारा 2 का बी यानी कि खा नंबर, धारा 2 का बी यानी कि खा नंबर। चीज़ें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही? बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो इसमें पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा दी गई। क्या दी गई? पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा दी गई। धारा 2A में पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। मतलब कि धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 2A में यानी क नंबर में पर्यावरण की परिभाषा दी गई है। धारा 2B में यानी ख में पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा दी गई है, यानी कि एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स की परिभाषा दी गई है। एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स की परिभाषा दी गई है। ठीक है। अब आगे की बात करें हम लोग तो इसमें क्या क्या है पर्यावरण प्रदूषक? जैसे आपका O3 हो गया, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये इन सब की मात्रा, एक निश्चित मात्रा इनकी होनी चाहिए वायुमंडल में। यदि एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा इनकी हो जाती है, यानी कि निश्चित मात्रा जो होती है, जो इनकी लिमिट होती है, एक निश्चित मात्रा वायुमंडल में होनी चाहिए। यदि उस निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा हो जाती है तो ये हानिकारक हो जाएंगे। यही नहीं बल्कि यदि हम पानी जो पीते हैं, कभी कभी उसमें यदि मरकरी मिल गई तो पानी भी प्रदूषित हो गया। तो इसे भी पीने से मिनीमाता नामक रोग हो जाएगा। क्या हो जाता है? मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। इसे पीने से क्या हो जाता है? मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। ये चीज़ें, तो ये सब क्या है? एक हानिकारक पदार्थ हैं। ठीक है। क्या है ये सब? अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मरकरी पानी में मिल जाए, या CO3 जैसे हम ओजोन कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब वायु में इनकी एक मात्रा होती है। यदि उस मात्रा को, उस लिमिट को यदि ये क्रॉस कर जाते हैं, उस लिमिट को यदि ये क्रॉस कर जाते हैं तो ये क्या है? हानिकारक पदार्थ कहलाते हैं, हजार्डेंस कहलाते हैं। हानिकारक पदार्थ कहलाते हैं, हजार्डेंस सब्सटेंस कहलाते हैं। ठीक है। हानिकारक पदार्थ कहलाते हैं, ये प्रदूषक हो जाते हैं। तो ये प्रदूषक जो होता है, देखिए प्रदूषक कुछ भी हो सकता है।
ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यानी कि ठोस सॉलिड हो सकता है, द्रव गैस और द्रव यानी कि लिक्विड और गैस हो सकता है। तो ये प्रदूषक हो गया। अब प्रदूषक की जो परिभाषा दी गई है उसे यदि समझें, प्रदूषक पदार्थ होता क्या है, तो उस पदार्थ की मात्रा जो होती है अथवा संपत्ति के लिए हानिकारक हो जाती है। ठीक है, तो ये पदार्थ जो है इस पदार्थ के लिए मनुष्य के लिए इस पदार्थ की मात्रा या संपत्ति के लिए इस पदार्थ की मात्रा जो है वो हानिकारक हो जाती है। ठीक है, हानिकारक, राइट, हानिकारक हो जाती है। अब यदि हम लोग बात करें कि प्रदूषक होते क्या हैं, तो देखिए प्रदूषक दो टाइप के होते हैं, राइट। एक होता है प्राथमिक प्रदूषक, एक होता है द्वितीयक प्रदूषक, यानी कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, यानी कि नंबर एक क्या होता है, देखिए प्रदूषक प्रदूषक की यदि हम बात करें, प्रदूषक की यदि हम बात करें, प्रदूषक, तो प्रदूषक जो है वो दो टाइप का होता है। पहला जो टाइप है वो है आपके फर्स्ट जो है प्राथमिक, ठीक है, और दूसरा है द्वितीयक, द्वितीय प्रदूषक और प्रथम प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, तो दो प्रकार के प्रदूषक होते हैं। यदि हम पहले प्रदूषक की इसकी बात करें, यदि हम पहले प्रदूषक की बात करें तो इसमें आपके क्या क्या आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब आदि। और यदि हम द्वितीयक की बात करें, ठीक है, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि ये गैस हैं। गैस क्या करती हैं, डायरेक्ट एनवायरनमेंट को जा कर के क्या करती हैं, उसको प्रदूषित कर देती हैं। तो ये सब जो है डायरेक्ट यानी प्राथमिक प्रदूषक में आ जाएंगे। द्वितीयक प्रदूषक यदि हम बात करें, जैसे आपकी ओजोन गैस हो गई, ये ऑलरेडी अवेलेबल है अपने पर्यावरण में, अपने वायुमंडल में, कहाँ, ठीक है, तो समताप मंडल में है, ये पहले से ही स्टोर है। यदि इसकी मात्रा इंक्रीज कर जाती है देन ये हजार्डेंस में आ जाएगा, तब ये हानिकारक पदार्थ हो जाएगी। तब ओजोन या फिर अम्लीय वर्षा जो होती है वो भी इन सभी चीज़ों से भी हानिकारक हानि पहुंचती है। और ठीक है, धारा 2B भी हो गया। धारा 2A में पर्यावरण की परिभाषा, धारा 2B में पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा, और एक है धारा 2C। क्या है धारा, अगली धारा की ओर बढ़े, धारा 2C जिसे हम ग कहते हैं, तो इसमें पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है, पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा दी गई, याद रखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा दी गई है, इसमें पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अब यदि हम बात करें धारा किसकी, यदि हम बात करते हैं धारा 2D की, जो कि धारा दूसरे का चौथा पॉइंट जो है, धारा 2D या फिर इसे घा कहते हैं, क्या कहते हैं, घा कहते हैं, धारा 2D या फिर घा। इसमें क्या क्या, इसमें जो है संभालना या हथालना की परिभाषा दी गई। क्या गई है, संभालना या किस चीज़ को हथालना, ठीक है, या फिर हथालना, इसकी परिभाषा दी गई। संभालना या हथालने की परिभाषा जो है वो दी गई है। यदि हम इसमें बात करें संभालने हथालने की परिभाषा की, ठीक है, राइट, तो इसमें चीज़ें जो दी गई हैं वो नंबर एक, निर्माण किस प्रकार से होगा उसको संभाले, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी चीज़ की उसको संभालने या हथालने में, एक प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है उसको संभालना या हथालना। तीसरा हो रहा है तीसरा आपका उपचार हो रहा है, तीसरा उपचार हो रहा है चीज़ें। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। क्या है, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट यानी उपचार, ट्रीटमेंट यानी कि उपचार, ट्रीटमेंट यानी क्या चीज़ है, उपचार, ठीक है, उपचार, ट्रीटमेंट यानी उपचार किस प्रकार से उसको संभालना या हथालने की परिभाषा वो भी। और एक है पैकेज, किस प्रकार से पैकिंग हो रही है वो पैकेज, और फिर आपका भंडारण करना, ट्रांसपोर्टेशन, यूज यानी प्रयोग, बेच करना, सेल करना, इकट्ठा करना, संग्रहित करना, इन सब चीज़ों की परिभाषा जो है वो दी गई है इसमें, राइट। इन सब चीज़ों किसकी, सेल करना, बेचना, यूज करना, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण, उपचार, प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, इन सबको कैसे हथालेंगे, इन सबको कैसे संभाल लेंगे, वो चीज़ें बताई गई धारा 2 में। ठीक है, अब नेक्स्ट है धारा 2E। क्या है, धारा
धारा 2E है। धारा 2E जो है वो किससे संबंधित है यदि बात की जाए, धारा 2E जो है वो हजार्डस सब्सटेंस है। किससे? हजार्डस सब्सटेंस से, क्षतिकर पदार्थ से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह क्षतिकर पदार्थ से। किससे? क्षतिकर पदार्थ से संबंधित है, यानी हजार्डस सब्सटेंस से। किससे संबंधित है? हजार्डस सब्सटेंस, हजार्डस सब्सटेंस से संबंधित है, यानी कि अब कह सकते हैं इसको क्षतिकर पदार्थ से, हानिकारक पदार्थ से वैसे कहा जा सकता है। क्षतिकर पदार्थ या हानिकारक पदार्थ से यह संबंधित है। क्षतिकर पदार्थ या हानिकारक पदार्थ से संबंधित, क्षतिकर पदार्थ या हानिकारक पदार्थ से संबंधित है। ठीक है, तो क्षतिकर पदार्थ की परिभाषा जो है वो बताई गई है इसमें। किसकी परिभाषा? क्षतिकर पदार्थ की परिभाषा। देखिए, क्षतिकर पदार्थ या जिसे हम कहते हैं हानिकारक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, हजार्डस सब्सटेंस की परिभाषा जो है इसमें बताई गई है। तो परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि कोई भी पदार्थ, क्या है? कोई भी, कह रहे हैं कोई भी पदार्थ जो अपनी रासायनिक गुणों के कारण मानव, अन्य जीवों, पेड़ पौधों, सूक्ष्म जीवों, पर्यावरण, संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचाता है। क्या करे? कोई भी पदार्थ जो है वो अपनी रासायनिक गुणों, नोट करिएगा, कोई भी पदार्थ जो अपने रासायनिक गुणों के कारण मानव, अन्य सूक्ष्म जीवों, अन्य सूक्ष्म जीवों, पेड़ पौधों, अन्य सूक्ष्म जीवों, पेड़ पौधों, ठीक है, अन्य सूक्ष्म जीवों, पेड़ पौधों, पर्यावरण, संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। बात समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, अन्य संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, वो क्या है? वो पर्यावरण, हजार्ड, वह जो सब्सटेंस कहलाएगा वो हजार्डस सब्सटेंस कहलाता है। क्या कहा हमने कहा कोई भी पदार्थ जो अपनी रासायनिक गुणों से क्या करे? वो किसी भी मनुष्य का, किसी भी अन्य जीवों को, किसी भी पेड़ पौधे को, किसी भी सूक्ष्म जीव या पर्यावरण के किसी भी पेड़ पौधे को भी यदि वो हानि पहुंचाता है अपने रासायनिक गुणों से, तो वो हजार्डस सब्सटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हजार्डस सब्सटेंस कहलाएगा। सब्सटेंस, ठीक है, हजार्डस सब्सटेंस के अंतर्गत आएगा। मतलब हानिकारक पदार्थ जैसे कहा जाता है क्षतिकर पदार्थ, याद रखिएगा, हानिकारक पदार्थ या क्षतिकर पदार्थ भी कहलाता है। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से। इसमें जब एग्जाम्पल की बात करें तो हाल ही में सन 2020 में हुई विशाखा गैस ट्रेजेडी। क्या चीज़? विशाखा गैस त्रासदी में हुए विशाखा गैस त्रासदी, इसमें आपकी एक गैस थी स्टायरिन। क्या नाम था इसका? स्टायरिन गैस हुई थी, जिसमें लगभग 4 से 5 लोग मारे गए थे। इसमें स्टायरिन गैस का रिसाव हो गया था। और यही नहीं, केवल यही नहीं, 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो भोपाल गैस त्रासदी थी, जब MIC का, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में 1984 को 2-3 दिसंबर को हुआ था जब MIC का रिसाव। तो वो जो MIC वो भी इसी हजार्डस सब्सटेंस में आता है, हानिकारक पदार्थ में आता है। ठीक है, ऐसे जो भी पदार्थ जो कि मनुष्य को या पर्यावरण को के किसी भी भाग को, किसी भी
वस्तुओं को यदि हानि पहुंचाती है तो वो हजार्डस सब्सटेंस के अंतर्गत आती है। तो अब ये अध्याय 1 खत्म हुआ। अब अध्याय 2 की ओर यदि हम बढ़े, अध्याय 2 की ओर बढ़े, अध्याय 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, अध्याय 2 है ये। तो अध्याय 1 में हमने पढ़ा पहली बात धारा 1। धारा 1 में हमने बताया कि नाम, विस्तार और क्या चीज़ है, कब स्थापित हुई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये कब स्थापित हुआ, 19 नवंबर को। नाम इसका समझ में आ गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत में है। फिर 2A पढ़ा पर्यावरण की परिभाषा, 2B पढ़ा पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा, 2C पढ़ा पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा, 2D पढ़ा। 2D में क्या था, 2C में पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा थी, और 2D में जो हमने पढ़ा तो उसमें पढ़ा हमने संभालने या थालने की परिभाषा, और 2E में हमने पढ़ा हजार्डस सब्सटेंस। क्या पढ़ा, हजार्डस सब्सटेंस, यानी कि जो हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे कि आपकी MIC है, मिथाइलोसाइनाइड, और आपकी स्टायरन गैस, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें अध्याय 2, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का अध्याय 2 है ये। तो अध्याय 2 में क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, अध्याय 2 में केंद्रीय सरकार की साधारण शक्तियाँ दी गई हैं। इसमें धारा 3 से 6 है। क्या है, धारा 3 से 6 दिया गया है, धारा 3 से 6। अब धारा 3 से 6 में क्या है तो समझिए, धारा 3 फर्स्ट इम्पोर्टेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, धारा 3 यानी कि सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या कहा गया है, सेक्शन 3 में कहा गया है, क्या कहा गया है सेक्शन 3 में, कहा गया है कि पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार हेतु केंद्र सरकार को शक्तियाँ मिली हैं। क्या मिली, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार हेतु, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार हेतु, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार हेतु केंद्र सरकार को शक्तियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं, केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है। आपको याद होगा अनुच्छेद 253 का प्रयोग करके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया था, और धारा 3 में पर्यावरण संरक्षण के तहत, धारा 3 में पर्यावरण संरक्षण के लिए संरक्षण एवं सुधार के लिए क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार को हम शक्ति देंगे। शक्तियाँ हैं मिली हुई हैं कि टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, ठीक है, तो उसको इम्प्रूवमेंट करे एनवायरनमेंट को, और उसे प्रोटेक्ट करे, उसका संरक्षण करने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को दी गई है। किसमें, धारा 3 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 में केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार हेतु उपाय करने की शक्ति मिली हुई है। ठीक है, नंबर 1, 3.1 में यह कहा गया है। क्या बात कही गई है 3.1 में यह बात कही गई, याद रखिएगा। ठीक है, 3.1 है ये, 3 का 1 नंबर है जिसमें यह बात कही गई है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण के लिए शक्ति मिली है किसे, तो केंद्र सरकार को। ठीक है, केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है। अब धारा 3 है, धारा 3 का पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 में क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार को शक्तियाँ मिली है संरक्षण और सुधार के लिए। धारा 2 में क्या है, धारा 2 में 14 कार्य दिए गए हैं। क्या है, 14 कार्य हैं, 14 उपाय हैं। ठीक है, वो 14 उपाय या 14 कार्य कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 14 कार्य 14 उपाय कौन कौन से देखते हैं। तो इसमें है क्या, समझिए, बहुत गजब कि ये कि पहला नंबर इसमें 14 है ना, 14 में पहला है आपका कि राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकरणों के प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करना। क्या करना, जो केंद्र सरकार का ये उत्तरदायित्व है कि राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करना। नोट कर लीजिए, अन्य प्राधिकरणों के प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, धारा 3 का पहला पॉइंट था पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार हेतु उपाय करने की केंद्र सरकार की शक्ति दी गई है। और धारा 3 का जो दूसरा पॉइंट, इसमें 14 कार्य बताए गए हैं। पहला कार्य जो है ये है कि राज्य सरकारों, अधिकारियों और अन्य प्राधिकरणों के प्रयास के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है,
ये चीज़ें। और यदि दूसरा पॉइंट हम लोग देखें, ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया है, दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट में कहा गया है पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण, निवारण, उपशमन हेतु। उपशमन मतलब क्या हुआ, इसको कम करना। यदि कहीं बढ़ा हुआ है पर्यावरण संरक्षण, तो उसके उपशमन यानी कम हेतु राष्ट्रव्यापी कार्य योजना बनाना। क्या बनाना, राष्ट्रव्यापी कार्य योजना बनाना। बात समझिए, पर्यावरण के प्रदूषण, पर्यावरण के प्रदूषण, पर्यावरण के प्रदूषण के नियंत्रण, यानी पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण, सॉरी, पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण, निवारण, निवारण, उपशमन, ठीक है, उपशमन, पर्यावरण संरक्षण के नियंत्रण, निवारण और उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्य योजना बनाना। क्या करना, हेतु हेतु राष्ट्रव्यापी, सॉरी, राष्ट्रव्यापी कार्य योजना बनाना, राष्ट्रव्यापी कार्य योजना, ठीक है, राष्ट्रव्यापी कार्य योजना बनाना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी राष्ट्रव्यापी कार्य योजना बनाना, यदि हम बात करें राष्ट्रव्यापी कार्य योजना की, यदि हम बात करें तो इसमें एक एग्जांपल यदि मैं लूँ तो आपकी बात करें तो नेशनल आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था, नेशनल एयर प्रोग्राम NCAP, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम आया था, यानी कि जनवरी 2019 में लाया गया। कब लाया गया, जनवरी, हाल ही में जनवरी सन 2019 में, क्या चीज़, जनवरी 2019 में क्या लाया गया था, जनवरी 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लाया गया। क्या लाया गया, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लाया गया, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, या इसे कहा जाता है इंग्लिश में, क्या कहा जाता है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लाया गया। ये चीज़ें हैं सन 2019 में लाया गया, 2019 में लाया गया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये पर्यावरण के प्रदूषण नियंत्रण, निवारण, उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्य योजना बनाना केंद्र सरकार का कार्य होगा ये, ठीक है, यही बात तो कही गई है। हमने क्या पढ़ रहे हैं कि केंद्र सरकार की साधारण शक्तियाँ 3 की 1 में क्या बताया गया, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार हेतु उपाय करने की केंद्र सरकार को शक्ति मिली है। दूसरे में क्या बताया गया, 14 कार्य हैं केंद्र सरकार के। नंबर 1 ये कि राज्य सरकारों, अधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करेगा। और दूसरा पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण और आपके निवारण और उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्य योजना बनाएगा, जिसमें इसका एग्जाम्पल है सन 2019 में ये जो केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया, राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम, ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम जो बनाया है, ये आपका राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो लाया, वो इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब धारा 3 की तीसरे पॉइंट में आते हैं। धारा 3 के एक तीसरा थर्ड सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन थर्ड है, लेकिन इसका जो है तीसरा पॉइंट है वो क्या है, वो कहता है कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के बीच संबंध मानक स्थापित करना, यानी कि क्वालिटी मानक स्थापित करना, संबंध क्वालिटी मानक स्थापित करना। क्या करना कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के बीच, पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के बीच क्या करना, पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के बीच संबंध स्थापित करना। क्या करना, संबंध स्थापित करना, पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के बीच संबंध, क्वालिटी मानक, क्या करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड या मानक स्थापित करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड या मानक स्थापित करना, ठीक है, स्थापित करना। पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के बीच संबंध में क्या करना, क्वालिटी मानक स्थापित करना, ठीक है, बीच संबंध में क्वालिटी मानक स्थापित करना। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें अगले इसकी,
तीसरा भाग है, तो पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के बीच संबंध स्थापित करना, क्वालिटी मानक स्थापित करना। इसमें सन 2014 में आया था राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। क्या आया था? नेशनल हाल ही में उदाहरण एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आया था। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आया सन 2014 में। कब आया? सन 2014 में। सन 2014 में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आया। ये हाल ही में उदाहरण है पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के बीच संबंध में क्वालिटी मानक स्थापित करना। सन 2014 में ये लाया गया। क्या लाया गया? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ये लाया गया ये चीज़ें। तो इसमें क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो है 8 पदार्थों की मानक तय किया गया। 8 पदार्थों की मानक तय किया गया, यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड तय किया गया। इसमें कौन कौन से वो हैं? देखिए इसमें है कौन कौन से, यदि हम बात करें तो पहला आपका है वह आपका PM10, ठीक है। दूसरा है PM2.5, तीसरा है NH3 अमोनियम, और चौथा है ओजोन O3, ठीक है। चौथा है ओजोन O3, पांचवा है NO2, ठीक है, पांचवा। और छठा है आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सातवां है आपका वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और आठवां है आपका PB यानी कि लेड, जिसे हम क्या कहते हैं? सीसा भी कहते हैं, ठीक है, PB लेड। तो ये आठ जो है ये मानक तय किए गए हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड तय किया गया है, ठीक है। तो तीसरे में सारी चीज़ें हुई हैं। अब यदि हम बात करें कि धारा 3, तो धारा 3 है, इसका सब पॉइंट है धारा 3 का वो है 4। 3 तक हो गया। पहले में क्या बताया गया? धारा 3 के पहले जो पॉइंट था उसमें क्या बताई गई है चीज़ें कि पर्यावरण संरक्षण के सुधार हेतु केंद्र सरकार को शक्तियाँ दी गई हैं। दूसरा क्या हुआ? दूसरे में 14 कार्य बताए गए हैं, जिसमें पहला जो है धारा 3 की दूसरे पॉइंट का पहला जो पॉइंट था, राज्य सरकार को अधिकारियों और अन्य प्राधिकरणों के प्रयासों के मध्य समन्वय स्थापित करने का केंद्र सरकार को शक्तियाँ मिली हैं। दूसरा है कि पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्य योजना बनाना। इसमें एग्जाम्पल में क्या बताया गया था कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 जनवरी में लाया गया था, राष्ट्रीय स्वच्छ पर्यावरण कार्यक्रम। और फिर तीसरा पॉइंट जो बताया गया वो ये कि पर्यावरण के विभिन्न तत्वों के बीच संबंध में क्वालिटी स्टैंडर्ड स्थापित करना, ठीक है, क्वालिटी मानक स्थापित करना। तो इसमें नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 लाया गया। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 आया, और इसमें जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 आया है, इसमें जो है 8 मानक तय किए गए हैं। एक PM10, PM2.5, फिर NH3, O3, NO2, SO2, CO, PB यानी LED यानी सीसा, ठीक है, लेड। तो इस सारी चीज़ें बताई गई इसमें। तो 3 तक समझ आया। अब एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट। धारा 3 का दूसरा पॉइंट है, उसका सब चौथा पॉइंट है। तो चौथा पॉइंट कहते हैं 14 बातें बताई गई, 14 कार्य है। तो चौथा कार्य जो केंद्र सरकार का है वो कौन सा है? तो फैक्ट्री जो कि उत्सर्जन और जो आपका वो प्रदूषक की मात्रा तय करेगा। क्या करेगा? प्रदूषक की मात्रा तय करना, याद रखिएगा, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। प्रदूषक की मात्रा तय करना, प्रदूषक की मात्रा करना कि कौन सी फैक्ट्री कितना प्रदूषक की मात्रा, कितना पर्यावरण प्रदूषण कर सकती है, ठीक है। तो ईंट की भट्टी है, कितना डिस्चार्ज कर सकती है वो धुएँ को, ईंट की भट्टी, या कोई भी ऐसी प्रदूषण वाली फैक्ट्री है जो कितना उसकी मात्रा, एक लिमिट निर्धारित कर दी गई। क्या कर दी गई? एक लिमिट निर्धारित कर दी गई कि भैया आप ये लिमिट है, आपको इसके अंदर ही प्रदूषण फैलाना, इससे अधिक आप प्रदूषण नहीं फैला सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई 4 में। 5वां सब पॉइंट जो कहा गया है उसमें क्या कहा गया है? तो इसमें जो है ऐसे क्षेत्रों को तय करना है जहाँ विशेष प्रकार के उद्योग धंधे नहीं चल सकते हैं, ठीक है। ये रक्षा उपायों के साथ चलाए जा सकेंगे। ऐसे क्षेत्रों को तय करना है। यहाँ पे क्या करना है? क्षेत्र तय करने हैं हमें। क्या करना है? क्षेत्र तय करना है जहाँ पे उद्योग धंधे नहीं चलाए जा सके। उद्योग धंधे जो हैं व्यापार उद्योग जो हैं वो धंधे नहीं चलाए जा सकते हैं। ये चलाए भी जा सकते हैं तो उनका प्रयोग जो काफ़ी रक्षा को देखते हुए, क्या करते हुए, रक्षा उपायों के साथ कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? रक्षा उपायों के साथ, रक्षा उपायों के
साथ चलाए जा सकते हैं। पहली बात तो चलाए नहीं जा सकते हैं, उन क्षेत्रों का चयन करना है, या चलाए भी जा सकते हैं तो रक्षा उपायों के साथ चलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। जैसे आप यदि बात करें हम लोग तो राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, माइनिंग, नेशनल पार्क में यदि हम कह रहे हैं नेशनल पार्क में यदि हम कहें कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनिंग का काम करेंगे। ठीक है, माइनिंग मतलब होता है आपका खदान। हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, खदान खोदेंगे। तो क्या कोई खोदने देगा वहाँ पे? नगर निगम नहीं खोदने देगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, खदान से प्रदूषण बढ़ेगा, जैव विविधता का ह्रास होगा। देखिए, प्रदूषण से, खान से क्या होगा कि प्रदूषण फैलेगा। अब प्रदूषण से क्या होगा, जीव जंतु मरेंगे। तो जीव जंतु जब मरेंगे तो जैव विविधता का ह्रास होगा। जब जैव विविधता का ह्रास होगा तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। देखिए, जैव विविधता के ह्रास का एक कारण यहाँ पे क्या मिला कि माइनिंग की व्यवस्था जो की गई है, यदि उसे भी क्षेत्रवार स्थिति यदि रोकी जाए तो जैव विविधता का ह्रास भी कम हो सकता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी कम हो सकती है। बायोडाइवर्सिटी को बताया जा सकता है वर्तमान में जिस प्रकार से गिद्ध और चील गायब होते जा रहे हैं, उन्हें बचाए जाने का बचाया जा सकता है। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें, अगला जो आपका है वो कहता है कि भैया 6 पॉइंट, 5 पॉइंट हो गए, 5 सब पॉइंट हो गए। छठवां सब पॉइंट आपका आ रहा है, वो क्या है? छठवां सब पॉइंट कि पर्यावरण प्रदूषण फैलाने वाली दुर्घटना को रोकने आदि के उपाय करना, और दुर्घटना अगर हो गई है तो उससे होने वाले प्रदूषण को रोकना। ठीक है, पहली बात तो प्रदूषण फैलाने वाली जो दुर्घटना है, अगर वो होने वाली है तो उसे, उस दुर्घटना को होने ही ना दो। और यदि हो गई है तो उसका जो उसके कारण जो आपका पर्यावरण में प्रदूषण होने वाला है, जो प्रदूषण होने वाला है, उस प्रदूषण को यदि रोक दिया जाए तो चीज़ें हो जाएंगी सही। उस प्रदूषण को यदि रोक दिया जाए तो चीज़ें सही हो जाएंगी। जैसे अगर ये बात की जाए कि तेल का एक टैंकर आ रहा है, तेल का एक टैंकर है जो कि आपका निकला सऊदी अरब से। अब वो चला आ रहा है, रास्ते में क्या हुआ, गुजरात रिफाइनरी आ रहा है जामनगर में। कहाँ आ रहा है? जामनगर रिफाइनरी आ रहा है। कहाँ से चला है? मान लिया हम सऊदी अरब से चला है, और ये आपका आ रहा है जामनगर में। अब यदि इस जामनगर पहुंचने से पहले बीच में ही ये लीक हो जाता है, क्या हो जाता है? लीक। तो क्या होगा? लीक हो जाएगा, समुद्र में फैल जाएगा, और समुद्र यदि फैल गया तो वहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं वो क्या होगा? वो खत्म हो जाएंगे। तो इससे क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी का ह्रास होगा। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जिसे हम कहते हैं जैव विविधता, जैव विविधता का ह्रास होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसकी जैव विविधता का भी ह्रास होगा। तो ये चीज़ें बताई गई कि भाई ऐसा है कि जो धारा 3 का जो दूसरा पॉइंट है उसमें 14 कार्य बताया गया। जो छठवां कार्य ये है कि भाई ऐसा है कि इसे आप रोकिए, केंद्र सरकार का काम है ये कि आपको इसको रोकना है। अगर ये चीज़ें अगर हो गई हैं तो इससे होने वाले प्रदूषण को रोक लीजिए। तो ये केंद्र सरकार का कार्य होता है। ठीक है, तो 7वां कार्य जो केंद्र सरकार का बताया गया वो क्या है? तो परिसंकटमय पदार्थों को हैंडल करना, संभालने की प्रक्रिया का उल्लेख करना केंद्र सरकार का काम है। कि जो आपके, हम कह रहे हैं परिसंकटमय पदार्थ हैं, परिसंकटमय पदार्थ, ठीक है, पर हजार्डस जो सब्सटेंस हैं, परिसंकटमय पदार्थ हैं, हजार्डस सब्सटेंस है, हानिकारक पदार्थ हैं या क्षतिकर पदार्थ हैं, उनको संभाला कैसे जाए, हैंडल कैसे किया जाए, इसके देखिए जो हैंडल करने का जो